शुरू करते हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें ये 3 न्यूक्लियस सामने आ रहे हैं और इसमें से पहला है 5 मेंबर्ड सिस्टम है जहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा सिस्टम 5 मेंबर्ड सल्फर के साथ और तीसरा ऑक्सीजन के साथ। ट्रिवियल सिस्टम में इसको जो नाम दिया जाता है वो है नाइट्रोजन के साथ जब आ रहा है तो पायरॉल, सल्फर के साथ आ रहा है तो थायोफेन और ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो फ्यूरन कहते हैं। हैंस वाइडमैन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका नाम बदल जाएगा क्योंकि 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है तो आपका जो सफिक्स आता है वो है ओल, तो एजोल, थियोल और ऑक्सो। तो ये 3 कंपाउंड्स जो यहाँ मेंशन्ड हैं ये तीनों आपको देखने हैं, तो हम एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम को लेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि 5 मेंबर्ड सिस्टम जो प्रेजेंट है उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो देखें 5 मेंबर सिस्टम जो प्रेजेंट है वो एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक है यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कितने मेंबर पे, तो 5 मेंबर पे। देखिए ये डिफरेंस है बेंजीन और 5 मेंबर्ड सिस्टम में। बेंजीन के केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन 6 कार्बन और 6 members. But in case of 5-membered heterocyclic system, 6 pi electron density is present on 5 members only. So overall electron density is higher in 5-membered heterocyclic compound. So they are also known as pi excessive system. So why it is pi excessive? The answer is that 6 pi electron density is present on 5-membered system. दूसरा हम देखें कि क्या एरोमेटिसिटी का क्या नेचर है। तो जैसा कि पहले भी आप को बताया गया है कि एरोमेटिसिटी अगर रिंग का साइज एक है, सभी आपकी अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो वो डिपेंड इस पर करता है कि हेटेरो एटम कौन सा प्रेजेंट है। तो आप देखें कि अगर ऑक्सीजन सिस्टम में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सबसे कम होगा, एरोमेटिक बिहेवियर सबसे कम होगा। ठीक है, सल्फर के केस में एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और दूसरा यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो देखा ये गया कि थायोफेन के केस में एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है इन 3 मेंबर्स में। ठीक है, जब हम पायरॉल, थायोफेन और फ्यूरन को कंसिडर करते हैं तो इस 3 सिस्टम में थायोफेन इज मोस्ट एरोमेटिक फॉलोड बाय पायरॉल एंड देन फ्यूरन। दूसरा एक और कंसिडरेशन यहाँ हमको करना है वो है डाइपोल मोमेंट का। तो देखा ये गया कि इस सिस्टम में अगर आप देखें तो 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक है इंडक्टिव इफेक्ट है, एक और मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो तीनों मेंबर में टुवर्ड्स द हेटेरो एटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हेटेरो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी विल फ्लो टुवर्ड्स द हेटेरो एटम। लेकिन जब ये सिस्टम आपका एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है उस केस में क्या इफेक्ट काम कर रहा है? डीलोकलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ हेटेरो एटम में नहीं प्रेजेंट हैं बल्कि उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जिसमें डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा वहां पर आप देखेंगे कि एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। और ये 3 मेंबर आपके सामने आ रहे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से पायरॉल के केस में आप देख रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट दिखाया गया है, जो एरो दिखाया गया है, इट इज टुवर्ड्स द रिंग, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द रिंग। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट को हम ध्यान जब देते हैं तो हमारे सामने ये कुछ डेटा आते हैं। यहाँ देखें तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ उससे कंफ्यूज ना लें, ये जहां से पिक्चर ये बोरो की गई है उसके हिसाब से ये 49 और 50 और 51 या 8, 29 और 9 लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको ना कंसिडर करें। या आप कह सकते हैं कि इसके केस में आप ये जो 49 है या 50 है या 51 है
इसके बारे में सोचने ना लग जाए कि ये किस लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जहाँ से फिगर आई है वहां का नंबर है, तो ये नंबर से आपको कोई खास मतलब नहीं है। ये प्रेजेंटेशन आप देखें कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट वेरी करता चला जा रहा है। कुछ जनरल रिएक्शन जो 5 मेंबर सिस्टम में प्रेजेंट है, तो वैसे तो आपने पहले ही देखा कि हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस में किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो 5 मेंबर सिस्टम है उनका बिहेवियर कभी एसिडिक है, तो एसिडिक है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। बेसिक है तो कभी तो वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, और कई बार क्या होता है एसिड की वजह से डीनेचरिंग हो जाती है। और डीनेचरिंग में देखा ये गया कि आप आगे देखेंगे भी कि जितने भी 5 मेंबर सिस्टम है उनको हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर ये पॉलीमराइज कर जाते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन यूज नहीं करते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी आपको दिखेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शंस दिखेंगे, और ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग जिनकी एरोमेटिसिटी बहुत कम है, इसको ध्यान से देखें। ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग जिसकी एरोमेटिसिटी कम है वो कॉन्जुगेटेड डाइन के रिएक्शंस देता है, जिसका एग्जांपल है फ्यूरिन। अभी आपने देखा था कि फ्यूरिन की एरोमेटिसिटी सबसे कम है, तो सबसे कम है इस वजह से वो एलिफेटिक डाइन्स के रिएक्शंस भी देता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है। ये रिएक्शंस आप देख रहे हैं जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है। अब आप देखें कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो टिपिकल रिएक्शन है एरोमेटिक न्यूक्लियस का, जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है, तो जब हम उसको देखने चलते हैं तो हमारे पास 2 पोजीशन होती है। अब ये पोजीशन कौन, तो देखें आप कि जब सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी सेकंड सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम में ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पर सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा, और सेकंड किसके बराबर है? फिफ्थ के, यानी C2। अगर देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि जो C2 है वो बराबर है C5 के। इसी तरह से 3 पोजीशन जो है वो बराबर है 4 पोजीशन के। तो C2 बराबर C5 और C4 3 बराबर C4। यहाँ पर देखें तो इसी को दिखाया गया है कि किस तरह से आपका ये स्टेबल सिस्टम है। ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें देखिए तो ये C2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये C2 सब्स्टिट्यूटेड है और ये C3 सब्स्टिट्यूटेड है। यानी C2 पर सब्स्टिट्यूशन पर जो सिस्टम आपको मिल रहा है वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर आसानी से होंगे, किसके रिस्पेक्ट में? थर्ड और फोर्थ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड और फिफ्थ पे आसानी से होंगे तो थर्ड और फोर्थ पर नहीं होंगे। आप देखेंगे कि कई तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो चारों पोजीशन पे आके अटैक करते हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो सिर्फ हम आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर। कि पायरॉल वो सिस्टम है जहां पर आप देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये पाया गया कि नेचर में जितने भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम सबसे ज्यादा है, चाहे वो 5 मेंबर सिस्टम हो, 6 मेंबर्ड हो, फ्यूज रिंग सिस्टम हो, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम सबसे ज्यादा है। और ये देखें तो आप देख रहे हैं चाहे वो एल्कलॉइड है, क्लोरोफिल का सिस्टम है, हिमैटिन है, बिलिरुबिन है, विटामिन B12 है, इन सब में पायरॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेचर में पायरॉल न्यूक्लियस अबंडेंस में प्रेजेंट है, इसको कोल तार और बोन ऑयल से आइसोलेट करते हैं। जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रिएक्टेंट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है तो हम उस मॉलिक्यूल को टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं कि ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक हमको पहुंचना है। अब हम कौन कौन से टूल्स लेंगे, कौन कौन से रिएक्टेंट्स लेंगे, उसके बारे में डिसाइड करने के लिए एक अप्रोच यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम है उसको डिस्कनेक्ट करिए, जोड़ी कनेक्ट मत करिए, पहले तोड़िए और फिर देखिए कि इन्हीं को हम जोड़ करके क्या बना पाते हैं, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर स्पाइरल न्यूक्लियस को देखें
तो हमने आपके सामने एक रूट ड्रॉ किया, इसको लिखा 1। देखें 1, तो इसमें आपने क्या देखा कि एक सिस्टम आपके 4 कार्बन का है और एक नाइट्रोजन का है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनना है तो किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। नाइट्रोजन में आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जब कार्बन से जुड़ना है तो कार्बन का कैसा नेचर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी ऐसे सिस्टम 4 कार्बन के जिसके टर्मिनल पोजीशन के कार्बन का नेचर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसको हम अमोनिया से, प्राइमरी अमीन से, नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम से रिएक्ट करवा के साइक्लाइज करा सकते हैं। साइक्लाइज कराने के बाद हम एरोमेटाइज करा लें। तो ये इस तरह का सिस्टम यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखें, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, इसका नंबर दे देते हैं सेकंड। तो देखें ये हो गया आपका, ये रूट आ गया सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा? 2 कार्बन का सिस्टम है, यहाँ पे भी 2 कार्बन का सिस्टम है, 2 कार्बन और एक नाइट्रोजन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करना रहता है, इसका मतलब एक कार्बन का नेचर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, दूसरे का डेफिशिएंट। एक का इलेक्ट्रॉन रिच होगा, दूसरे का डेफिशिएंट। उसी केस में साइक्लाइजेशन पॉसिबल है। तो 2 कार्बन विद नाइट्रोजन हम यूज कर सकते हैं। तीसरा सिस्टम क्या ले सकते हैं? अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, तीसरा, ये देखें तीसरा, तो वहां आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे है और दूसरी जगह आप 2 कार्बन ले लीजिए और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने। ये नाइट्रोजन है तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो आपके इस कार्बन का नेचर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। यहां पर देखें तो इन दोनों कार्बन के बीच में बनना है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसके इसमें आसानी से बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो ये है डिसकनेक्शन, जिसकी मदद से हम आसानी से अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जनरली जो मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है वो है 1,4 डाइकार्बोनिल विद नाइट्रोजन। चाहे आप देखें तो 3 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है यहाँ पर, एक है पालनॉर सिंथेसिस, एक है नॉर सिंथेसिस और तीसरी है हैंड सिंथेसिस। तो इन सब में आप देखेंगे कि कितना जो सिस्टम है वो किस तरह से बन रहा है। तो एक 4 कार्बन का सिस्टम यूज कर सकते हैं, 2 कार्बन सैंडविच्ड विद नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, 2 कार्बन और एक नाइट्रोजन का। इन तीनों सिस्टम को यूज करते हुए, चाहे ये देखें आप, ये तीसरा जो मोड है, दूसरा जो मोड है ये आपके पास आया, या जो ये जो पहला मोड है, इन तीनों मोड को यूज करके हम आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस तो हमारी पालनॉर है, नॉर सिंथेसिस है। कई जगह आप देखेंगे नॉर पायरॉल सिंथेसिस भी लिखा हुआ है, तो लेकिन उसको नॉर सिंथेसिस या नॉर पायरॉल सिंथेसिस कहें, और हैंड सिंथेसिस है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर एक मेथड जिसके लिए टर्म यूज करते हैं, दिस इज द कॉमर्शियल मेथड। तो कॉमर्शियल मेथड हमेशा ध्यान रखें, हम उस मेथड को कहते हैं जहां पर जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आसानी से मिलते हों, जो सस्ते होते हों, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हों, जिनको आसानी से बनाया जा सकता हो, जिनके साथ कोई भी पॉइजनस गैसेस ना निकल रही हो, या जो भी आपके सॉल्वेंट निकल रहे हैं वो किसी तरह से भी टॉक्सिक ना हो। तो यहाँ पर देखें तो फ्यूरन है, अमोनिया के साथ स्टीम में वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिना कैटलिस्ट के फॉर्म में है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखें तो आप क्या हो रहा है कि फ्यूरिन के ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन आ जा रहा है और ये बन जा रहा है पायरॉल। ठीक इसी तरह से एसिटिलीन, देखिए 2 मॉलिक्यूल एसिटिलीन का लिया गया है, अमोनिया के साथ रेड हॉट कंडीशन में रिएक्शन हो रही है और बन रहा है पायरॉल। ध्यान करें तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन बेंजीन मॉलिक्यूल बनाता है, यानी एसिटिलीन के साथ टेंडेंसी क्या है? पॉलीमराइज करने की। तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल मिल करके अगर देखें तो जो सिस्टम बन रहा है वो 4 कार्बन का सिस्टम बन जा रहा है, और ये 4 कार्बन का सिस्टम नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके आपको पायरॉल न्यूक्लियस दे देता है। तो एसिटिलीन का जो सिस्टम है वो पॉलीमराइज कर रहा है और आपको अमोनिया के साथ जुड़ करके पायरॉल न्यूक्लियस दे देता है। इसके लिए अगला है सक्सिनिमाइड से जिंक डस्ट डिस्टिलेशन करा करके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो सक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिए ये है 2 कार्बोनिल, और जब आप रिडक्शन कराते हैं तो ये बदलते हैं OH में,
कीटोन है ना, तो कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये बदल जाता है HOH में, और फिर देखें तो वो OH और यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है पायरॉल। तो सक्सिनिमाइड का जिंक डस्ट के मेटल के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? तो रिडक्शन इस कार्बोनिल ग्रुप का हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी रिडक्शन, एक तो है रिडक्शन और दूसरा क्या है? पहली स्टेज है रिडक्शन, दूसरा क्या है? डिहाइड्रेशन। तो रिडक्शन और डिहाइड्रेशन के साथ साथ जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो है आपका पायरॉल। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट मेथड जिसकी अभी हमने बात की थी वो है पाल-नॉर मेथड। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर रिंग सिंथेसाइज हो रही है वो आप देखें। तो इसमें 4 कार्बन का सिस्टम लिया गया है, तो देखेंगे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इन दोनों के टर्मिनल पोजीशन पे यानी 1/4 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा गया है। सिंथेसिस किस हो रही है? 1,4 डाइकीटोन रिएक्ट्स विद अमोनिया, प्राइमरी अमीन और हाइड्राजीन। बन क्या रहा है? पायरॉल या एन सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल। 1,4 डाइकीटोन act as an electrophile both in the initial step of the reaction with the amine and in the cyclization step. अब आप देखें ये क्या रिएक्शन है, ध्यान करें, आपको कार्बोनिल कार्बन से, ये यहाँ से कार्बोनिल प्लस आप NH3 ले लें या आप ZNH2 ले लें। ये रिएक्शन आपकी पड़ी हुई रिएक्शन है कि किस तरह से कार्बोनिल सिस्टम अमोनिया के साथ या सब्स्टिट्यूटेड अमीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो है क्या? ये जो नाइट्रोजन आ रहा है ये किस पर अटैक करता है? कार्बन पे, और उसके बाद ये OH के फॉर्म में निकल जाता है। यही रिएक्शन यहाँ यूज की गई है। तो देखें आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, तो ये मेथिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन OH में बदल गई है, ये आ गया है NH2, और ये नाइट्रोजन फिर दूसरे पे अटैक करता है, और जब अटैक कर रहा है तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट स्टेज में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के साथ आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 मेथिल ग्रुप लिया था, ये देखें 2 मेथिल है, तो यहाँ पे 2 मेथिल मिल रहा है। अगर आप पे डाई एल्डिहाइड का सिस्टम यूज करते तो आपको अनसब्स्टिट्यूटेड सिस्टम मिल जाता। दूसरा आप देखें, आपने अमोनिया यूज किया है तो NH मिल रहा है, अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन यूज करेंगे तो N सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, हाइड्राजीन यूज करेंगे तो N अमीनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन, प्राइमरी रिएक्शन इसकी क्या है? इट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया। अटैक कौन सा हो रहा है? इट इज द अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, और इसके साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो साइक्लाइज होकर के आपको जो साइक्लाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट दे रहा है वो साइक्लिक प्रोडक्ट है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो फर्दर एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। और आप जानते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी सिंपल साइक्लिक सिस्टम से ज्यादा होती है, तो एक ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है towards the formation of pyrrole. So dehydration takes place and the product will be formed. एक दूसरा सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, इसको भी आप देखें कि रिंग सिंथेसिस पायरॉल की है डाइमिथॉक्सी 2,3,4,5 टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। ठीक है, 2,3,4,5 टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर हम फेनिल अमीन ले रहे हैं, ये देखिए फेनिल अमीन, तो उसकी इसमें क्या हुआ कि नाइट्रोजन तो है, यहाँ पर फेनिल सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम मिलेगा। प्राइमरी अमीन का सिस्टम है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का सिस्टम है, तो यहाँ पे N के साथ फेनिल ग्रुप आ रहा है। अगर हाइड्राजीन का होगा तो N के साथ NH2 का सिस्टम आएगा। तो जिस तरह का हम सिस्टम ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पाल-नॉर मेथड, ध्यान रखें, आपका 1,4 डाइकीटोन का सिस्टम है और ये रिएक्शन है अमोनिया, प्राइमरी अमीन या हाइड्राजीन की। साइक्लाइजेशन हो रहा है और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन के बाद हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट मेथड देखें तो ये है नॉर पायरॉल मेथड। ये मेथड है नॉर पायरॉल मेथड, और इस मेथड में अगर आप देखें
तो अल्फा एमिनो कीटोन का रिएक्शन है बीटा कीटो एस्टर के साथ। जनरली जब हम बीटा कीटो एस्टर की बात करते हैं तो जो हम एस्टर लेते हैं वो है एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। ये है हमारा बीटा कीटो एस्टर। और दूसरा क्या ले रहे हैं, अल्फा अमीनो कीटोन। लेकिन है क्या कि अगर हम अल्फा अमीनो कीटोन डायरेक्ट यूज करना चाहें तो उस केस में हम देखते हैं कि इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अल्फा अमीनो कीटोन में क्या होता है, कंडेंसेशन होती है। तो जस्ट टू अवॉइड दिस प्रोसेस हम करते क्या है, जो रिएक्शन मीडियम है उसमें ही अल्फा अमीनो कीटोन बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिया गया है, एसिटो एसिटिक एस्टर, यानी दो मॉलिक्यूल आपने बीटा कीटो एस्टर का लिया। कैसे ये बीटा है इसको भी समझ लें, बीटा कीटो एस्टर। ये देखें तो आप देख रहे हैं ये ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ अल्फा पोजीशन पे एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए इसे बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। इसको दूसरी तरह से देखें तो ये कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और कीटो ग्रुप किस पोजीशन पे है, बीटा। तो बीटा पोजीशन पे कीटो है, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। तो ये बीटा कीटो एस्टर का से हमने क्या बनाया, अल्फा अमीनो कीटोन। अब अल्फा अमीनो कीटोन क्या है, ये कीटोन के पोजीशन पे से देखें अगर आप, तो आप क्या पा रहे हैं कि अल्फा कार्बन पे आपके अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ। तो अल्फा अमीनो कीटोन ले लेते हैं, यहाँ एसिटो एसिटिक एस्टर लेते हैं। ये देखिए ये तो ये गलत जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ काट देते हैं। ये है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर, CH3CO CH2COO C2H5, एथिल ग्रुप जुड़ा है ना, एथिल ग्रुप क्या है C2H5, और यहाँ पर क्या है CH3CO, और इस H पर ये जो H है यहाँ पे अमीन आ गया है और ये रिएक्शन है। एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है, रिएक्शन साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। देखें तो आपके पास एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ से एक कार्बन दो कार्बन, कुल मिलाकर देखें तो दो कार्बन का सिस्टम आपका ये है, दो कार्बन का सिस्टम आपका ये है, और ये आ रही है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लिंकेज हो रही है, और इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में लिंकेज हो रही है, प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा देखें तो ये मेथिल ग्रुप है, यहाँ मेथिल आपको मिल गया, ये मेथिल है, यहाँ मेथिल आपको मिल गया, ये एस्टर लिंकेज है, यहाँ आपको एस्टर, और ये तो यहाँ आपको। तो इस तरह से हाईली सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड पाइरॉल आपको मिल रहा है। अब इसके केस में अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, पहला स्टेज अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा कि आपकी एस्टर लिंकेज निकल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2,5 डाई मेथिल सब्स्टिट्यूटेड पाइरॉल। तो कहीं भी हमें अगर एस्टर लिंकेज को ब्रेक करना है तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस ये देखना होगा जो कंपाउंड है उसको एसिड से तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर एसिड से तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, तब हम बेसिक कराएंगे, अगर बेस से प्रॉब्लम है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। और तीसरा मेथड है हैंड्स मेथड। तो हैंड्स मेथड में देखें तो यहाँ कंडेंसेशन है अल्फा हेलो कीटोन का बीटा कीटो एस्टर के साथ। हमने आपको पहले ही बताया जब हम बीटा कीटो एस्टर की बात करते हैं तो हम कौन सा लेते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर। साथ ही साथ देखें तो अल्फा हेलो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर, इन दोनों में तो कहीं नाइट्रोजन नहीं है, तो हमें नाइट्रोजन तो चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमोनिया या प्राइमरी अमीन। ये देखें आपका है बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। और बीटा कीटो एस्टर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह से आपको अमीनो डेरिवेटिव दे दे रहा है, ये है आपका अमीनो डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा देखें तो दूसरा आप क्या यूज कर रहे हैं, अल्फा हेलो कीटो। यहाँ देखें, अब अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट कीटोन कौन है, तो आंसर है एसीटोन, क्या है CH3CO CH3, और उसका एक H रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो क्या हो गया, अल्फा क्लोरो एसिटो या अल्फा हेलो कीटो, ठीक है। अब इस अल्फा हेलो कीटोन की ये अल्फा अमीनो सिस्टम के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो देखें यहाँ पर ये पाई बॉन्डेड सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ये आ रहा है कार्बन पे, ये कार्बन अल्फा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज हेलोजन। तो यहाँ पर जब अटैक होगा तो अगर आप देखें तो आसानी से यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा,
जैसा कि यहाँ दिखाया गया, देखिए आप हेलोजन निकल रहा है, हेलोजन के निकलने के साथ साथ आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ आपके सामने आ रहा है। साथ ही साथ ये जो NH2 सिस्टम है ये बदल जा रहा है C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH में, और फर्दर साइक्लाइजेशन हो रहा है। साइक्लाइजेशन के बाद आपको साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है। डिहाइड्रेशन के साथ साथ देखिए दो मेथिल ग्रुप है, एक मेथिल यहाँ है एक, और दूसरा मेथिल यहाँ है दो। तो यहाँ पर देखें एक मेथिल ये हो गया, एक मेथिल ये हो गया, और एक एस्टर लिंकेज यहाँ प्रेजेंट है, तो ये है आपकी एस्टर लिंकेज। और जैसा कि अभी इसके पहले वाले मॉलिक्यूल में हमने आपको बताया था कि ये जो एस्टर लिंकेज है इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये रिमूव हो जाएगी और हमें 2,5 डाइमेथिल सब्स्टिट्यूटेड पाइरॉल मिल जाता है। तो ये हैंड्स मेथड है। अल्फा हेलोकीटोन रिएक्ट्स विद बीटा कीटो एस्टर और एमिनो डेरिवेटिव ऑफ बीटा कीटो एस्टर। आप हमेशा अल्फा हेलोकीटोन, बीटा कीटो एस्टर इन सब की बात जैसे ही हो तो तुरंत कोशिश करिए लिखने की कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये समझने में कि किसको हम अल्फा हेलोकीटोन कहेंगे, बीटा कीटो एस्टर कहेंगे। तो ये है सिंथेसिस। 3 मेथड इंपॉर्टेंट, पाल-नॉर मेथड, नॉर मेथड और अगला है हैंड्स सिंथेसिस। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह के रिएक्शन देता है। तो पाइरॉल का मॉलिक्यूल आपने देखा कि जैसे यहाँ पर देखें तो ये है आपका पाइरॉल मॉलिक्यूल। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 4 कार्बन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ है। मॉलिक्यूल कैसा है? एरोमेटिक है। इसका मतलब सिस्टम कैसा है? प्लेनर है, अनसैचुरेशन है, एरोमेटिक है। इसका मतलब कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि चारों कार्बन और ये नाइट्रोजन सभी आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैपिंग के साथ डीलोकलाइजेशन है। साथ ही साथ जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी डीलोकलाइजेशन में यूज हो रहा है। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल आर 2 ऑफ द एरोमेटिक सेक्शन जो इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में, ठीक, जो इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ पाइरॉल न्यूक्लियस। दूसरा आप देखें कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या आएंगे, तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहे हैं कि किस तरह से। यहाँ देखें तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 2 आपके इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जिस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी जाती हैं आपको मालूम है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग पर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज रिंग पर आना क्या बताता है? तो उसका आपको मालूम है, वो बताता है कि रिंग कैसी है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो किस तरह के रिएक्शंस होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो पाइरॉल का स्ट्रक्चर आपने देखा और किस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके सामने आए। और इस रेजोनेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि ये रिंग कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो किस तरह के रिएक्शंस होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा आप देखें कि पाइरॉल्स का एसिडिक बिहेवियर और हम बेसिक बिहेवियर की बात करें तो हम पाते हैं कि पाइरॉल के केस में जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है। और अगर हम यहाँ पर 3 सिस्टम लिए गए हैं, एक है अल्कोहल का, एक है पाइरॉल का और तीसरा है फिनॉल का। आपको मालूम है कि फिनॉल एसिडिक है। फिनॉल के केस में आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाता है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल बनता है। इसी तरह से पाइरॉल का स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो इस पाइरॉल से भी आप देखते हैं ये H+ के फॉर्म में निकलता है, ये H किस फॉर्म में निकल जाता है? H+ के फॉर्म में निकलता है। और यहाँ क्या बनता है? पायरिल एनायन। और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है, ये भी स्टेबल सिस्टम देता है। यानी जो पाइरॉल है वो भी आपका एसिडिक है। इथेनॉल के केस में अगर आप देखते हैं तो इथेनॉल का सिस्टम क्या है, तो आपके पास आंसर है दिस इज ROH। और आप जानते हैं कि यहाँ से जो एल्कोक्साइड आयन बच रहा है वो स्टेबल नहीं है और या HH आसानी से H+ के फॉर्म में नहीं निकल सकता है। तो इथेनॉल सबसे वीक एसिड है, फॉलोड बाय पाइरॉल एंड देन फिनॉल। लेकिन एसिड है,
अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, मेटल्स यूज कर लेंगे, तो उस केस में इस H को रिमूव कर सकते हैं और आप आगे देखेंगे कि ये H रिमूवल हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम तो जानते हैं नाइट्रोजन है, इसका मतलब हम उसको अमोनिया से तुरंत कंपेयर करते हैं। अमोनिया कैसा है? बेसिक है। नाइट्रोजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका टेंडेंसी कैसा होगा? डोनेट करने का। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो क्या है? बेस। जितनी आसानी से डोनेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पर देखें 3 सिस्टम लिए गए, पायरॉल, पिरिडीन और अमोनिया का। अमोनिया क्या है? NH3, आसानी से निकल जा रहा है। पिरिडीन है 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन, पायरॉल है 5 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन। तो यहाँ देखें ये दोनों सिस्टम आपके एरोमेटिक हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जब हम पायरॉल देखते हैं तो पायरॉल का इलेक्ट्रॉन पेयर सेक्सटेट बनाता है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जबकि पिरिडीन को अगर आप देखें तो पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर है 1 2 3। इसका जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इन्वॉल्व नहीं है आपके डीलोकलाइजेशन में, जबकि पायरॉल के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, पायरॉल का स्ट्रक्चर देखें तो पायरॉल के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इन्वॉल्व है आपके डीलोकलाइजेशन में। इस वजह से पायरॉल की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है, किससे? पिरिडीन से। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये फिर आगे आएगा, फिर वहां हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इसका बेसिक नेचर बदल रहा है। तो ध्यान हमेशा कि जहां पर आसानी से डोनेशन हो पाई इलेक्ट्रॉन का, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जहां आसानी से डोनेट किए जा सकते हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जहां नहीं किए जा सकते वो वीक बेस होगा। देखिए अभी हम लोग बेसिक एसिडिक बिहेवियर की बात कर रहे थे और अभी आपके सामने आ गया कि किस तरह से हम इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आया कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ पायरॉल्स आर इजीली फॉर्म्ड, आसानी से बनते हैं। और पोटेशियम पायरॉल हो गया तो कैसा नेचर होगा? NK। N कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज, K है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पोटेशियम पायरॉल्स हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं आपके बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ और प्रोडक्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, रिमेंटिमन रिएक्शन हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, लिथियम के साथ रिएक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि पोटेशियो पायरॉल देता है, और ये पोटेशियो पायरॉल का फॉर्मेशन ये बताता है कि पायरॉल का नेचर एसिडिक है। अब आपके सामने यहाँ पे रिमेंटिमन रिएक्शन आई, ये रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखें ये पायरॉल है, KOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है पोटेशियो पायरॉल का। और ये एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन हो जा रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप का। रिमेंटिमन रिएक्शन है, रिएक्शन का मोड आपको पता है, मैकेनिज्म आपको पता है, तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी रिएक्शन देखिए तो ये यहाँ पर आपके सामने आई, कार्बन डाइऑक्साइड अटैक कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आएगा। रिएक्टिविटी किस कार्बन पे है? तो सेकेंड कार्बन पे है, इस वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अगला देखें तो ये आपका आ गया ब्यूटिल लिथियम। ब्यूटिल लिथियम में आपका जो लिथियम है वो आकर के जुड़ रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, N लिथियम डेरिवेटिव मिल रहा है। और ये N लिथियम डेरिवेटिव जब ब्यूटिल लिथियम और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो हम देखते हैं कि इनिशियली तो एडिशन रिएक्शन है, डाइक्लोरोकार्बीन आकर के जुड़ रहा है, और फाइनली रिंग ये ब्रेक कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं 6 मेंबर सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है और हमको पिरिडीन मिल जा रहा है हेलोजन के साथ। यानी कि पायरॉल से पिरिडीन कैसे बनाए, ये देखिए ये मेथड ये भी है। पायरॉल से पिरिडीन कैसे बनाए? तो ये आप ब्यूटिल लिथियम के साथ ये रिएक्शन करा सकते हैं, और यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है और साथ ही साथ पिरिडीन का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब हमारे सामने आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? आपने एनर्जी डायग्राम देखा है, तो वही एनर्जी डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। देखिए कि किस तरह से आपके थर्ड पोजीशन पे जो स्टेबिलिटी है वो सेकंड की तुलना में कम। दूसरा, हमने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन पे आसानी से अटैक नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन दिखाई गई है। तीसरा, हमने आपको बताया कि हम जो रिएक्शन लेते हैं वहां पर हम एसिडिक कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर देखें तो बेसिक है, वीक बेस है, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में पॉलीमराइज कर जाता है। तो किस तरह से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके सामने आया कि पॉलीमर हो बन जाएगा। इस वजह से जो रिएक्शंस हम करवाते हैं वो नॉन एसिडिक मीडियम में कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से हम जो रिएजेंट यूज करेंगे उनका नेचर बदल रहा है, क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस हम यूज नहीं कर सकते हैं। नाइट्रेशन कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट जो होना चाहिए वो है नाइट्रोनियम आयन। सल्फोनेशन कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में होना चाहिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से हैलोजनेशन है, हैलोजनेशन में चाहे वो क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, तो जो रिएजेंट्स यूज किए जा रहे हैं किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट है, उनका प्रपोर्शन क्या है, तो ये एक टेबल आपके सामने है, वो आप देखें। तो नाइट्रेशन करा रहे हैं, उस केस में नाइट्रिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड टेम्परेचर 20 डिग्रीज है। नॉर्मली नाइट्रेशन आसानी से नहीं होता है, तो रूम टेम्परेचर पे नाइट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि रिंग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोजीशन किस पोजीशन पे हो रहा है? तो 2 नाइट्रो भी डेरिवेटिव मिलता है, 3 नाइट्रो डेरिवेटिव भी मिलता है। पहले ही आप जानते हैं कि 2 और 5 पोजीशन एक जैसी है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो है 2 और 3 के बीच का जो रेशियो है वो करीब करीब 14:1 का रेशियो है, यानी 14 गुना ज्यादा सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरा देखिए, क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो थाइनिल क्लोराइड और ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो मोनो डेरिवेटिव और डाई क्लोरो डेरिवेटिव मिलता है। 2 क्लोरो डेरिवेटिव और 2,5 डाई क्लोरो डेरिवेटिव हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह से आप देखें तो अगर हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन कराते समय हम ब्रोमिनेशन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेकेंड पोजीशन पे जा रहा है। अभी आपने पहले देखा कि एल्डिहाइडिक सिस्टम को हम कई तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो यहाँ भी सेकेंड पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिएजेंट आए, आपका एसिटल ग्रुप आ रहा है, सल्फोनिल ग्रुप आ रहा है। तो जिस तरह के ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कराना चाहें उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिएजेंट्स यूज होंगे, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। दे रही हम आयोडीनेशन है, क्लोरीनेशन है, तो ये दोनों रिएक्शन में आपको टेट्रा क्लोरो और टेट्रा आयोडो डेरिवेटिव मिल जाता है। यहाँ देखें तो ये रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन की, डाइजोनियम क्लोराइड लिया गया है, डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम आयन आकर के जुड़ रहा है। दिस रिएक्शन इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन C6H5N2+। डाइजोनियम आयन क्या है? C6H5N2+, और ये आके अटैक करता है सेकेंड कार्बन से। सो डाइजोनियम सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम और डाइजोनियम कपल्ड सिस्टम, सो दिस इज 2 डाइजो डेरिवेटिव। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइडिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो एल्डिहाइडिक सिस्टम को हम आसानी से सेकेंड पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। अगली रिएक्शन देखें, ये है मैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सेकेंड हम काट रहे हैं, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। मैलिक एनहाइड्राइड, और ये सिस्टम है पायरॉल का। अगर ये पायरॉल की जगह पर आप आगे देखेंगे, अगर कोई लेस एरोमेटिक सिस्टम है जैसे फ्यूरिन, तो उस केस में यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन होती है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर डील-ज़ेल्डर रिएक्शन नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो उसका आंसर क्या है? because this is aromatic in behavior. This is aromatic in behavior, so Diels-Alder reaction is not possible. This is electrophilic substitution reaction.
So this is electrophilic substitution in case of pyrrole with malic anhydride. अगला रिएक्शन देखें तो यहाँ पे कार्बीन के साथ रिएक्शन है और कार्बीन के साथ भी जो रिएक्शन हो रही है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. यही रिएक्शन फ्यूरेन के साथ होती तो एडिशन रिएक्शन होती. कार्बीन के साथ क्या मिल रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और आपको सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिल रहा है. यहाँ पे देखें एच न्यू यूज किया गया. एच न्यू का मतलब है, एच न्यू मतलब एनर्जी आप जानते हैं, और जहां पर हमको रिएक्शन को ये दिखाना होता है कि दैट दिस इज फोटोकेमिकल. कैसी रिएक्शन है? फोटो केमिकल रिएक्शन है ना, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए हम एच न्यू लिखते हैं. तो ये रिएक्शन हो रही है, एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. रिंग क्लीवेज, ये सिस्टम आपका स्टेबल है, आसानी से नहीं होता है. लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिफ्लक्स करते हैं तो वहां पर क्लीवेज हो जाता है, और क्लीवेज के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके सामने कि किस तरह से क्लीवेज हो रहा है. तो देखें, एक नाइट्रोजन तो इस सिस्टम की है, दूसरी नाइट्रोजन यहाँ की है, तो आपको डाइऑक्सिम का प्रोडक्ट मिलता है. CH2 CH2 CH CH and this is oxim. So it is dioxim derivative. रिडक्शन इस सिस्टम में देखा गया है तो पार्शियली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और फुली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट दोनों ही मिल रहे हैं. पार्शियली रिड्यूस्ड देखें, इसमें सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर डाइहाइड्रो मिला है, दिस इज नोन एज पाइरोलीन. और फर्दर हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम या हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म इज पाइरोलोडीन या टेट्राहाइड्रोपाइरॉल. यहाँ पर देखें, यही रिएक्शन हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में कराई गई है तो यहाँ पर आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल रहा है. तो हम देखते क्या है कि रिडक्शन इस सिस्टम में हो रहा है और आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं. तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो आपने देखी यहाँ पर.